हेलो एवरीवन, आज डेट है 26 मार्च 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि जुआरी रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था फेनी रिवर को लेकर के। तो फेनी रिवर जो है वो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो त्रिपुरा स्टेट है उसके सर्दर्न पार्ट से फेनी रिवर का ओरिजिन होता है। और उसके बाद में फेनी रिवर बांग्लादेश कंट्री में फ्लो करती हुई लास्ट में बे ऑफ बंगाल में अपने आप को मर्ज करती है। देखो, जो भी इंडिया के बॉर्डर एरिया में जो भी रिवर फ्लो करती है और उसके बाद में जो अदर कंट्री में फ्लो करती है, इन रिवर्स के बीच में एक वाटर डिस्प्यूट को लेकर के जो मेजर प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। तो फेनी रिवर इसके वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के भी इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जो है कुछ इशू जो है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लगातार ये रिवर जो है वो न्यूज में बनी रहती है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारी पिलग्रिम साइट जैसे कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऐसी पिलग्रिम साइट जो हैं वो लोकेटेड है उत्तराखंड स्टेट में। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है वो एक नया इनिशिएटिव ला रही है, क्योंकि टूरिज्म जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, पिलग्रिम्स जितने ज़्यादा आएंगे उतना ज़्यादा जो है वो प्लास्टिक एक मेजर इशू सामने आता है। और प्लास्टिक सामने आता है तो एक बहुत बड़ा पोल्यूशन में प्लास्टिक जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए लास्ट ईयर गवर्नमेंट जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने प्लास्टिक को जो है वो बैन भी किया था 1 जुलाई से। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर उसका कुछ इंप्लीमेंटेशन हम देखें तो ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक डिसीजन लिया है। पहले उन्होंने जो है वो कुछ सेक्टर, कुछ पिलग्रिम साइट पर जो है इसको इम्प्लीमेंट किया और उसका रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिला। इसमें क्या किया जाएगा, उत्तराखंड गवर्नमेंट और एक हैदराबाद बेस्ड जो है एक स्टार्टअप कंपनी रिसाइकल, वो दोनों मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। इसमें जो भी प्लास्टिक का मटेरियल रहेगा, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल, पानी की पीने की जो बोतल होती है, ड्रिंकिंग वाटर बोतल, साथ ही साथ में प्लास्टिक बैग, मल्टी लेयर प्लास्टिक बैग जैसे चिप्स और बिस्किट इनके लिए, इनके ऊपर जो है वो क्यूआर कोड स्पेसिफाई किया जाएगा। उसमें जो है एमआरपी रहेगी, उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और फिर जो पैसा जो है वो देना है, इस तरीके से। फिर इसमें क्या इनिशिएटिव रखा गया है कि आपने यूज़ तो कर लिया, पानी पी लिया, जो बिस्किट रैपर जो भी थे, बिस्किट के जो भी थे वो सब आपने कंज्यूम कर लिए। अब अगर वो खाली पैकेट जो है वो अगर आप दोबारा से जमा करवाते हो तो जो भी आपने पैसा दिया है वो आपको रिफंड के रूप में मिलेगा। अब इससे क्या है, लोग जो है वो पैसा रिफंड करने के लिए ज़्यादा ध्यान से उसको केयर करेंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे। वो जो प्लास्टिक एक पोल्यूशन जो है वो उसके रूप में क्रिएट नहीं हो पाएगा। और इसको क्या किया जाएगा, फिर एक तरीके से दोबारा से उसको रिसाइकिल करके जो है वो यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक बात बताई गई है कि देखो, अगर इस तरीके से होने लग गया तो टूरिज्म जो है उसके प्रमोशन में और ज़्यादा हेल्प मिलेगा, पोल्यूशन जो है वो इशू को हम टैकल कर पाएंगे, और साथ ही साथ में जो बहुत ही जो मिसमैनेजमेंट देखने को मिलता है वो सभी जो चीज़ें जो हैं वो मैनेजेबल तरीके से हो पाएंगी। ओके, तो यहाँ पर इस आर्टिकल के स्टार्टिंग में एक लाइन लिख रखी है कि स्मॉल स्टेप्स कैन ब्रिंग बैक बिग चेंजेज। अगर इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप जो है वो हर सेक्टर में लिए जाएं तो प्रेजेंट टाइम में जो इशू हैं उनको हम और अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 इंपोर्टेंट साइट्स जिनको हम 4 धाम यात्रा के नाम से भी जानते हैं, जिसमें शामिल है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। देखो, ये जो भी पिलग्रिमेज जो साइट है ना वो लोकेटेड है गंगा रिवर। गंगा रिवर जो है वो स्पेसिफिक स्टार्टिंग में जो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो आकर के मिलती हैं, तो उनके मर्जिंग पॉइंट पर ये सारी पिलग्रिम साइट जो है वो रखी हुई हैं। आपको क्या करना है, गंगा रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है और वहाँ पर जो स्पेसिफिक स्मॉल स्मॉल जो ट्रिब्यूटरीज आकर के उसमें मिलती हैं, उन सब का जो है वो आपको व्यू करना है मैप को। और फिर जो है वो आपको देखना है कि किस तरीके से एक सीरीज में अगर हम अपर लेवल से देखें तो कौन कौन सी पिलग्रिम साइट जो है वो देखने को मिलती हैं।
इसके अलावा इस प्रोसीजर में जो है वो हेमकुंड साहिब एंड वैली ऑफ फ्लावर्स जो है उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, मतलब वहां पर भी ये क्यूआर कोड बेस्ड सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे वेस्ट को जो है वो कलेक्ट किया जा सके और जो भी गार्बेज है उसका रिडक्शन जो है वो किया जा सके। तो देखो, अगर ये प्रॉफिटेबल रहता है, इसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो हर स्टेट जो है वो अपने अपने लेवल पर जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वहां पर इस तरीके का प्रोसीजर इम्प्लीमेंट कर सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो कर्नाटका में अभी स्टेट असेंबली के इलेक्शन होंगे, तो वहां पर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, जो इलेक्शन कमीशन ने एक तरीके से लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि राइट टू वोट जो है वो आपका राइट है, वो आपको करना चाहिए और वोटिंग जो प्रोसीजर है उसमें पार्टिसिपेशन आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पर मनोज कुमार मीना जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है कर्नाटका के लिए, उन्होंने मंजम्मा जोगती जो है, जो एक ट्रांसजेंडर फोक डांसर है, इसके अलावा ये जो है मंगामा जोगती जो है वो यहाँ पर कर्नाटका का जो कर्नाटका जनपद अकेडमी उसकी फॉर्मर चेयरपर्सन भी रही हुई है, पद्म श्री अवॉर्डी जो है। इसके अलावा इनको न्यूज़ में क्यों है, इनको पोल एम्बेसडर बनाया गया है, मतलब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है उसमें एक अवेयरनेस फैलाई जा सके वोटिंग को लेकर के, इसलिए इनको जो है वो पोल एम्बेसडर बनाया हुआ है। साथ ही साथ में इसके अलावा कर्नाटका में पोल एम्बेसडर जो है वो क्रिकेटर टर्न्ड कोच राहुल द्रविड़ को, ज्ञानपीठ अवॉर्डी चंद्रशेखर कंबर को, डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट अश्विनी अंगादी को एंड पैरा ओलंपियन एथलीट गिरीश गोडा को, इन सबको भी पोल आइकॉन के रूप में स्टेट में रिप्रेजेंट किया गया है, ताकि अलग अलग सेक्टर से सभी लोग जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को ध्यान में रख करके एक अवेयरनेस उनमें क्रिएट हो और वो लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट डाटा लिख रखे हैं कि अगर हम कर्नाटका की बात करें तो 2018 में 4,552 जो ट्रांसजेंडर वोटर्स थे और अभी हो गए हैं 2023 में 42,756, ये ऑफिशियल डाटा है। लेकिन 4,552 जितने एनरोल ट्रांस पर्सन जो थे उनमें से 9.8% जो है उन्होंने वोटिंग राइट्स दिया था 2018 में, और 2019 में जब असेंबली इलेक्शन हुए तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है 11.49% लोगों ने ही वोट में पार्टिसिपेट किया था। तो पॉपुलेशन अगर इतनी है तो क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, और जब देखो कोई कम्युनिटी अपने आप को जितना ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगी तभी जा करके जो है उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से देखने को मिलेगा, तो उसकी वॉइस जो है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में अच्छे से रिप्रेजेंट हो पाएगी। तो यहाँ पर स्टेट में देखो वैसे सेंसस नहीं है क्लियरली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर के, लेकिन ये माना जाता है कि कर्नाटका में 2 लाख से ज़्यादा जो है उसकी पॉपुलेशन है, और अगर ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है ना उसके बारे में हम कुछ बेसिक बात करेंगे कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अपग्रेडेशन के लिए जो है वो काम किया है। ओके, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए 2013 में जो है वो एक कमेटी बनाई गई। ओके, अब ये जो कमेटी है इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है ना इसके अपग्रेडेशन के लिए इस एक्सपर्ट कमेटी ने जो है कि वो रिकमेंडेशन दी, और उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब की उन्होंने स्टडी की। इसके बाद में 2014 में क्या हुआ कि नेशनल लीगल नालसा जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रांसजेंडर है उनको थर्ड जेंडर डिक्लेयर कर दिया। साथ ही साथ में ये भी बोला कि जो भी पर्सन है उनको अपना जेंडर डिसाइड करने का सेल्फ आइडेंटिटी दियर जेंडर, ये उनके पास राइट है ट्रांसजेंडर के पास में। और जिस तरीके से जो अदर पॉपुलेशन है उनको हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, इसी तरीके से ट्रांसजेंडर को भी फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, 2014 में फिर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर नहीं होते हैं, ओके, और मतलब नॉर्मल एमपी है, अगर कोई उसके द्वारा कोई क्या किया जाता है, कोई बिल इनिशिएट किया जाता है तो उसको बोला जाता है प्राइवेट मेंबर बिल। हालांकि ये बिल जो है वो पास नहीं हो पाया और लैप्स हो गया। फिर 2016 में जो है वो गवर्नमेंट ने जो 2019 में बिल पास हुआ ना, एक्ट पास हुआ ट्रांसजेंडर पर्सन बिल, ये 2016 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, फिर 2019 में बिल पास हो गया।
फिर इस बिल के बेसिस पर गवर्नमेंट ने क्या किया, इस बिल में रिकमेंडेशन दी थी कि एक ऐसी काउंसिल बनाई जो ट्रांसजेंडर पर्सन के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। तो 2020 में गवर्नमेंट ने बना दिया नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, जो मतलब इस बिल के अकॉर्डिंग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। अब ये जो बिल था ना, इसमें ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन, ट्रांसजेंडर को क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या उनके एजुकेशन राइट्स हैं, क्या क्या उनकी स्किल्स बेस्ड राइट्स हैं, इन सबको यहाँ पर प्रोक्योर करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ और इनिशिएटिव भी किए हैं। एक तो देखो ये बिल लेकर के आई गवर्नमेंट, ओके, और इस बिल के बेसिस पर ये नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन जो है वो बनाया गवर्नमेंट ने। इसके अलावा गवर्नमेंट ने नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन ये बनाया गवर्नमेंट ने। ये जो पोर्टल है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है। ये पोर्टल क्या करता है कि जो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पर्सन जो है ना, वो इस पोर्टल पे जाकर के अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उनको एक सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड जो है वो डिजिटली बेसिस पर दे दिया जाएगा। ट्रांसजेंडर पर्सन को किसी भी ऑफिस में जाकर के अपनी आइडेंटिटी कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, ओके। और ये जो सर्टिफिकेट और ट्रांसजेंडर जो कार्ड है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बनाया एक गरिमा गृह। गरिमा गृह क्या होता है? गरिमा गृह इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसजेंडर पर्सन को एक तरीके से शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, और इस शेल्टर में फूड, मेडिकल केयर और भी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज जो है ये प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ में यहाँ पर ये फोकस किया गया कि जो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पर्सन हैं उनमें स्किल डेवलप की जाए, ताकि वो भी जो है वो फुल डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट के साथ में अपनी लाइफ को क्या कर सके, एक्सपेंड कर सके, ओके। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या क्या गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए क्या क्या इनिशिएटिव किए हैं। और ये हमने देखा था ना 2019 में जो बिल आया था, फिर ये काउंसिल बनाई गई थी नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। इसका मेन काम ये है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए टाइम टू टाइम न्यू इनिशिएटिव और गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ग्रोथ एंड अपग्रेडेशन के लिए काम कर सके। तो ये बेसिक फैक्ट है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर के, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट के अब तक क्या क्या इनिशिएटिव हैं। ये तो सारी जो चीज़ें हमने डिस्कस की है ना, वो यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। देखो कोविड के टाइम में हमने ये देखा कि मनरेगा स्कीम जो है उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लोग जो हैं सिटीज़ में जो भी वर्कर्स थे वो गाँव की तरफ वापस लौट करके आए और गाँव में रह करके उन्होंने मनरेगा स्कीम के तहत जो है वो जॉब अक्वायर की, और इस जॉब ने जो है उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी किया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने फोकस किया कि क्यों ना हम क्या करें, जिस तरीके से रूरल एरियाज़ में मनरेगा स्कीम है, इसी तरीके से अर्बन एरियाज़ के लिए भी वहाँ पर जो नॉन स्किल्ड पर्सन है उनको भी जॉब क्रिएट करने के लिए जो है एक स्कीम चलाई जाए। तो उन्होंने इंदिरा गांधी जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं उनके नेम पर एक स्कीम चलाई, और जिस तरीके से मनरेगा के अंडर 100 डेज का रोजगार दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, उसी तरीके से अर्बन एरियाज में भी जो नॉन स्किल्ड पर्सन है उनको जॉब दी जाएगी। तो राजस्थान ने ये स्कीम लॉन्च की है अर्बन एरियाज के लिए भी। और राजस्थान क्या करेगा, सिटीज में ग्रीन और क्लीन सिटी रखने के लिए जो है वो लोगों के लिए जॉब क्रिएट करेगा। मतलब सिटी को जो है वो ग्रीन तरीके से डेवलप करना और क्लीन रखने में जो है इन लोगों को जॉब दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो कर्नाटका कैबिनेट चाह रहा है कि ओबीसी से मुस्लिम जो है उनको रिमूव किया जाए, और दो यहाँ पर मेजोरिटी में कैटेगरी है उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाए। एक तो लिंगायत कम्युनिटी है और एक है वोकालिकास। तो इसके बेसिस पर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है कि इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम है, और स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो कर्नाटका में तो देखो हिजाब को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो रिलीजन बेसिस पर और ज़्यादा इससे इंक्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई, और इस पिटीशन में ये बोला गया कि 2005 में जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हम लेकर के आए थे, उस आरटीआई एक्ट 2005 का सेक्शन
6 सब क्लोज 1 जो है वो ये बात बोलता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकते हो और कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मतलब ऑनलाइन जो है उस प्रोसीजर के बारे में बोला गया। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टेट और यूटी जो हैं वहाँ पर इस तरीके का प्रोसीजर नहीं है। हाई कोर्ट जो है वहाँ पर ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है उनको इस चीज़ को लेकर के गाइडलाइंस दी है कि आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए जो भी आरटीआई है उनको आप ऑनलाइन कीजिए, ताकि पर्सन जो है ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन डाल सके और प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन देखने को मिल सके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो देखो यहाँ पर आईएमडी जो हमारा मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो प्रेडिक्शन है उसमें भी देखा जा रहा है कि नेक्स्ट कुछ दिनों तक जो है वो हैवी रेन देखने को मिलेगी। तो रबी क्रॉप जो है जो अक्टूबर नवंबर में शोइंग की जाती है और अभी कटिंग की जाती है मार्च अप्रैल में। तो स्पेसिफिक हरियाणा और पंजाब में अगर हम देखें तो गेहूँ वीट जो है उसका कल्टीवेशन काफ़ी किया जाता है। तो अगर हैवी रेन देखने को मिली तो उनकी ये जो क्रॉप है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगी। और देखो यहाँ पर एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इश्यू ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं और साथ ही साथ में हमें कुछ ऐसी डेवलप करनी होगी क्रॉप, क्योंकि अगर हम देखें तो खरीफ के टाइम में भी कटिंग के टाइम में सेम इशू देखने को मिलता है, रबी के टाइम में भी। तो इस तरीके की हमें जो है वो यील्ड क्रॉप जो है उसकी वैरायटी डेवलप करनी होगी कि वो कम टाइम में डेवलप हो सके, ताकि ये जो क्लाइमेट की वजह से जो इशू देखने को मिल रहे हैं और ये रेनी सीजन डेवलप होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको हम अवॉइड कर सकें। दूसरा, गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो एक तरीके से बीमा जो फसल बीमा योजना जो है उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो रबी एंड खरीफ क्रॉप में या फिर जो भी हमारी अदर क्रॉप्स हैं उनमें जो ये बीमा इंश्योरेंस जो किया जा रहा है क्रॉप का, उसका एक रिजल्ट जो है वो ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से फार्मर्स को जो भी उनका इनपुट रहा वो उनको अच्छे से मिल सके, उसमें साथ में प्रॉफिट मिल सके, तभी जा कर के फार्मर्स की जो हमने इनकम डबल करने का टारगेट लिया था वो हम कर पाएंगे। अगर इसी तरीके से उनकी क्रॉप जो है वो वेस्ट होती रही तो जो डबल क्रॉप करने का जो हमने डबल इनकम करने का जो टारगेट लिया था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस पेज पर, और यहाँ पर ये बोला गया है, एक रिसर्च हुआ है जिसमें बोला गया है कि अगर स्लीप जो है 7 to 8 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए, ये रिकमेंड की जाती है। अगर डेली बेसिस पर 1 आवर की स्लीप जो है वो डिक्रीज होती है तो इसकी वजह से फैटी लीवर का जो इशू है वो इंक्रीज हो जाएगा 24% तक। ओके, तो स्लीप जो है वो डिप्रीवेशन नहीं करना है, उसको रेगुलर तरीके से, देखो कभी कभार कम हो तो वो चलता है, लेकिन अगर रेगुलर कम हो तो इसकी वजह से हेल्थ इशू जो है वो क्रिएट होने लग जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एफएक्यू पेज पर, और यहाँ पर देखो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो है यूएस बेस्ड वो एक टीबी ड्रग बनाती है, बेडाक्विनिन। और ये जो बेडाक्विनिन है ना, इसको यूज़ किया जाता है किसको लेकर के, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को लेकर के और एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को लेकर। मतलब नॉर्मल ड्रग से जो टीबी सही ना हो सके, क्या होता है टीबी का जो प्रोसीजर एलिमिनेट करने का जो प्रोसीजर होता है ना वो काफ़ी टफ होता है। इसमें फिक्स टाइम पर जो है वो डोज दी जाती हैं, अगर उसमें कुछ चेंज देखने को मिले तो वो टीबी जो है फिर एक हायर लेवल पर और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के रूप में चेंज हो जाती है। तो उनको ट्रीट करने के लिए ये टीबी जो है ये जो है प्रोसीजर ये डोज जो है वो दी जाती है। तो क्या हुआ, कोविड से पहले अगर हम देखें तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के जो केसेज हैं इंडिया में काफ़ी कम थे, लेकिन कोविड के टाइम में टीबी को ज़्यादा रेगुलर नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो टैबलेट्स हैं वो टाइम पर अवेलेबल नहीं हुई। तो ड्रग रेजिस्टेंट एंड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है इसके केसेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। ओके, तो इस तरीके के इशू को रेगुलेट करने के लिए जो है ये बेडाक्विनिन जो है वो टैबलेट दी जाती है। अभी क्या है कि ये बेडाक्विनिन जो है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी बनाती है और इसका पेटेंट उन्होंने ले रखा है। तो जुलाई 2023 में इनका पेटेंट खत्म होने वाला है, तो वो बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा टाइम के लिए हमें पेटेंट दो। इस डोज का जो है ना
वो प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक कंपनी बना रही है तो प्राइस ज़्यादा रहेगा। अब जो है वो इंडिया चाहता है कि भाई हम इसको जेनेरिक ड्रग के रूप में ले आए, मतलब पेटेंट जब खत्म हो जाए तो सभी कंपनी उसको बना सकती हैं फिर। ओके, तो जेनेरिक दवा के रूप में है तो लोगों को इजीली अवेलेबल हो सके, इतना ड्रग का जो है वो खर्चा भी ना होए और इजीली लोग इसको कंज्यूम कर पाए, क्योंकि कोविड के बाद में जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है इसके केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं और इस तरीके की डोज की हमें ज़रूरत है। तो इंडिया ने इसको क्या कर दिया है, बैन इसलिए कर दिया है क्योंकि इंडिया ने ग्लोबली लेवल पर टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट जो है वो 2030 है और इंडिया ने टारगेट ले रखा है ग्लोबली लेवल से 5 ईयर्स पहले का, मतलब 2025 तक हम क्या कर देंगे, टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। तो टीबी को एलिमिनेट हम तभी तो कर पाएंगे ना, तब जो उसकी जो भी ड्रग्स हैं वो ईजिली सभी के लिए अवेलेबल हो पाएंगी। ओके, तो ये इशू जो है इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था और आज FAQ पेज पे है तो अच्छे से और हमने इसको डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कोविड के बारे में है कि जो कोविड के केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं, क्या ये दोबारा से हमें वरी करेंगे, परेशान करेंगे। तो देखो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो टाइम टू टाइम जो है वो फोकस कर रहे हैं कि हम इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करें कि कोविड को लेकर के जो भी इशू हैं या जो भी केसेज हैं वो ज़्यादा ना बढ़ पाएँ। हमारी जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेवल पर या फिर जो भी हमने प्रिकॉशन जो है वो सब कुछ लेने चाहिए ताकि केसेस जो है वो दोबारा से इशू ना क्रिएट हो और जो प्रॉब्लम हमने पहले फेस की है वो दोबारा से क्रिएट ना हो। क्योंकि कोविड अगर केसेस इंक्रीज होता है और लॉकडाउन जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसकी वजह से हर सेक्टर जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, सभी जो है वो इफेक्ट होते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होती है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।